मैं आप दोनों लोगों का एक संक्षिप्त परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ सुहानी जी सेमवाल, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है सुहानी जी, इस थैंक यू। वेबिनार में। आपकी शिक्षा एमए बीएड तक हुई है। आप लगभग 8 वर्ष से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी हैं और वर्तमान में आप सरस्वती शिशु मंदिर आवास विकास ऋषिकेश में आईसीटी के बेहतर प्रभाव के लिए प्राइमरी शिक्षा में उस पर काम कर रही हैं। आप देहरादून डिस्ट्रिक्ट के आईटी कोऑर्डिनेटर भी हैं और अभी थोड़े समय कोविड के दौरान उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री द्वारा आपको ऑनलाइन शिक्षा में कैसे अच्छा किया जा सके, उस पर अवार्ड भी दिया गया। उसके लिए पुनः आपको शुभकामनाएँ और बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना धन्यवाद। समय इस शिक्षा नीति की वार्ता में निकाला। हमारे साथ दूसरे श्री नीरज जी, आपका भी नीरज जी बहुत-बहुत स्वागत है इस वेबिनार में। आपकी शिक्षा बीएससी, डीएलएड तक हुई है। आप लगभग पिछले 6 वर्ष से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और वर्तमान में आप सरस्वती शिशु मंदिर रुद्रपुर निरंजनपुर विकास नगर रुद्रपुर जी सर। में अध्यापक हैं और आईटी का काम तो आप देखते ही हैं, उसके अलावा भी आप मैथ्स और अन्य सब्जेक्ट्स पर कार्य कर रहे हैं। आपका भी इस वेबिनार में स्वागत, अभिनंदन नीरज जी। नीरज जी और सुहानी जी, आप सब लोग शिक्षा से जुड़े हैं, आप दोनों लोग, और अभी कुछ समय पहले आपने देखा ही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट मोदी कैबिनेट द्वारा पास किया गया है, कैबिनेट द्वारा, और उसमें बहुत ही रिफॉर्म्स किए गए हैं शिक्षा में। आप लोगों ने पढ़े ही होंगे। उसकी जो अध्यक्ष, फॉर्मर इसरो चीफ, उनके एक गाइडेंस में 9 लोगों की कमेटी बनी। उसके बाद उस शिक्षा नीति पर देश भर में बहुत अंत पंचायत तक, अंतिम यूनिट तक लोगों के सुझाव लिए गए और उसके बाद उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया। 2019 में उसकी सबमिट किया गया और 2020 में मोदी सरकार ने, मोदी कैबिनेट ने उसको पास किया। इसी से जुड़ा मेरा पहला प्रश्न सुहानी जी आपसे है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, इसमें कौन से बिंदु आपको सबसे अच्छे लगे कि ये बहुत अच्छे परिवर्तन हैं और फ्यूचर में हम बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं? इसमें कौन से बिंदु आपको सबसे अच्छे लगे, सुहानी जी? सर, ये 34 साल के बाद जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो अभी हुई है, तो इसमें सर सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे अच्छी जो मुझे लगी, इसमें भाषा के चुनाव की जो बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। मतलब एक प्री प्राइमरी को बहुत फोकस किया गया है इसमें। जो छोटे बच्चे हैं उनको उनकी मातृभाषा, मदर टंग में, लोकल लैंग्वेज में, तो एक बच्चा जो 5 साल का बच्चा हमारे पास आएगा पढ़ने के लिए, तो वो एक जो उसको मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा, उसको जो वहाँ की लैंग्वेज कंपैरिजन टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेज, उसको वो लैंग्वेज ज़्यादा समझ में आएगी। तो जो एक भाषा की जो बाध्यता को जो खत्म किया गया है, ये बहुत ही अच्छा है। बच्चों को इसमें टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है। जी। टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं बच्चों को। इनके जो स्कूल बैग्स होते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू इनके जो स्कूल बैग्स, इनके भारी बस्ता बोलते हैं, जो बोझ होता है, उसको कहीं न कहीं कम किया गया है। और सर जो इसकी व्यावसायिक शिक्षा है, बच्चा जो है पढ़ाई से, जब पढ़ाई करते-करते उसको ये नॉलेज होगा कि आगे वो अपना खुद का भी एक बिज़नेस बोलो या कुछ भी है, वो स्टार्ट कर सकता है। खेल-खेल में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। और जो सर पहले की जो शिक्षा थी हमारी, समावेशी शिक्षा नहीं थी, जो कि अब जो ये पद्धति चेंज हुई है, समावेशी शिक्षा लाया गया है। इसमें चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, चाहे हमारा साइंस हो, इसको अलग-अलग महत्व दिया गया है। अपना एक समान लेवल जो है, इनको एकदम समान दिया गया है। प्राइमरी बेस पे तो सर ये जो है कि जो इनकी रटने की पद्धति थी, जो बच्चे रट के पढ़ते थे, तो टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं तो कहीं न कहीं ये भी कम हुई है। 10th क्लास में जो ये बोर्ड है, 12th कर दिया गया है, तो इसमें भी बच्चों का कहीं न कहीं जो मानसिक दबाव है, उसको कम किया गया है। ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, जो बिंदु अच्छे लगे मेरे को इसमें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नीरज जी, इसी प्रश्न पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर क्या व्यूज़ हैं आपके? सर सबसे पहला तो यही है कि जो हमारी शिक्षा नीति आ रही है नहीं, उसमें एक तो प्रारंभिक शिक्षा में जो शिक्षण किया जाएगा वो एक मातृभाषा में है। जिससे कि भैया जो बच्चे हैं या भैया-बहन होंगे उन्हें समझने में बहुत वो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में मातृभाषा से। दूसरा है कि इसके साथ-साथ
जो एक आरटी का था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, वो अभी तक कक्षा 8 तक था, परंतु उसे अब बढ़ा के 12वीं तक कर दिया गया है। तीसरा सर इसमें जो मुझे अच्छा लगा है कि जो एक शिक्षा थी, जैसे कि अभी मैम ने भी बोला कि उसमें रटने की प्रवृत्ति जो पहले थी, वो चीजें अब खत्म हो गई हैं। अब बच्चे को जब टेक्निकल उसमें जाएंगे तो उन्हें समझने में ज्यादा रहेगा। इसे कहा, मैं तो ये कहूंगा कि ये इनके साथ साथ जो शिक्षा के साथ साथ उन्हें वर्किंग कल्चर भी मिलेगा। जी और इसके बाद जैसे कि पहले क्या था कि हमें केवल किताबों से कि बच्चों को जो है किताबों से जो बुक्स में दे रखा है वही पढ़ना है, पर उसके साथ साथ आजकल जो है जो ये शिक्षा नीति आई है उसमें आपको अलग अलग मेथड मिलेंगे, जैसे स्टोरी टेलिंग हो गया, स्टोरी टेलिंग के, स्पोर्ट्स के, इन चीजों के माध्यम से बच्चों को सीखने के लिए मिलेगा, जो चीजें मुझे अच्छी लगी हैं। जी जी नीरज जी, समझ के बहुत से बदलाव हुए हैं। आपका जो आंगनवाड़ी एजुकेशन है उसको फॉर्मल एजुकेशन से जोड़ा गया है, और जी बहुत से यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर में किए गए हैं, स्किल डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है। बहुत कदम, सराहनीय कदम लिए गए हैं। पर इसमें एक स्पेशल पॉइंट ये भी है कि ई शिक्षा पर जोर रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक स्पष्ट पॉइंट है। अभी अभी कोविड पेंडेमिक के लॉकडाउन रहा, उसके बाद अनलॉक चल रहे हैं, और उत्तराखंड में हम वर्तमान में आप दोनों से बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड में 2 नवंबर से 10th और 12th के विद्यालय भी पुनः खुलने जा रहे हैं। कोविड के दौरान जिस समय लॉकडाउन रहे, उस समय आपने ई शिक्षा का उपयोग किया। हम लोग भी पहले से जोर देते रहे कि शिक्षा होनी चाहिए, होनी चाहिए। उस पर आप खासकर आप दोनों लोगों ने बहुत अच्छे से कार्य किया। कौन-सी परेशानियाँ, मतलब परेशानियाँ इन द सेंस, किन चीज़ों पर आपको लगा कि अगर ये चीज़ें पक्की की जाएँ, तो डिजिटल एजुकेशन को और बढ़ावा दिया जा सकता है? मतलब किन पॉइंट्स पे आपको लगता है कि हमें प्रॉब्लम्स रही बच्चों तक डिजिटल शिक्षा देने में? सुहानी जी। सर ऑनलाइन शिक्षा में जो हमको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है वो सर इंटरनेट की हुई है। क्योंकि सर हमारे पास एक ग्रामीण से भी बच्चा आता है, शहर से भी आता है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंटरनेट की हुई है। उनको इंटरनेट की वजह से ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे थे। तो इंटरनेट की बहुत ही प्रॉब्लम हुई है। और जहाँ तक कि हम प्राइमरी लेवल की बात करते हैं, तो ऑनलाइन शिक्षा में हमारे साथ-साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है इस बार पेरेंट्स को। ऑनलाइन शिक्षा में हमारा काम पढ़ाने का है, बट पेरेंट्स को इतनी बड़ी दिक्कत हुई है कि प्री प्राइमरी बच्चे को एक जगह पे बैठा के पढ़ाना, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी ये, कि अपने छोटे से बच्चे को एक जगह पे बैठा के कैसे पढ़ाएँ वो। जी, सेकंड तो नेट का है ही। अच्छा, इसने असमानता के स्तर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। चाहे वो नेट से हो, चाहे वो उपकरण को लेके हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेके हो, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर ये समानता असमानता के स्तर को बढ़ाया नहीं गया है। लेवल बहुत डिफरेंस कर दिए गए हैं। और सर बहुत सारे विषय हमारे ऐसे होते हैं जो व्यावहारिक होते हैं। जैसे कि हमारे विज्ञान के प्रयोग हो गए, शिल्प हो गया, शारीरिक शिक्षा हो गई हमारी, शिल्प हो गया। इसमें से क्या होता है, हमको बच्चों को हाथ पकड़ा के सिखाना पड़ता है, जो कि ऑनलाइन शिक्षा में नहीं हो पाया है, नहीं कर पाए हम लोग, तो बच्चे उस तरीके से नहीं कर पाए। असल ऑनलाइन शिफ्टिंग एजुकेशन जो एक विस्फोटक के रूप में, मतलब एक अचानक हुई है, तो स्कूल भी, जो संस्थाएँ हैं, वो भी प्रिपेयर नहीं थे इस चीज़ के लिए। मतलब धीरे-धीरे प्रिपेयर हुए हैं। टीचर्स को, कई टीचर्स भी ऐसे हैं थे जिनको मतलब खुद भी इतना नॉलेज नहीं था इस चीज़ का। पेरेंट्स ऐसे हुए हैं कि उनको खुद भी नहीं पता, चाहे वो कहीं से भी, चाहे वो निम्न वर्ग का जो फैमिली है, वो चाहे कहीं से भी अरेंज करके मोबाइल लेके आए, पर उसको चलाना कैसे है? हमने गूगल मीट पे क्लास ली, ज़ूम पे क्लास ली, तो उनको चलाना ही नहीं आ रहा है वो। तो उनको उस तरीके से बुला के हमने एक बार ट्रेनिंग भी दी उनको। पहले तो टीचर्स को दी, फिर पेरेंट्स को समझाया कि आपको ऐसे करना है। तो काफ़ी टाइम इसमें वेस्ट हुआ है। मतलब जी, एकदम से अचानक से जो ये कोविड-19 अचानक से आया है, तो वो सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर ही है। और सर इंटरनेट का तो सर रहा ही है प्रॉब्लम, इश्यू तो है ही है। जी। तो आपने, मैं सभी आपके बिंदु नोट कर रहा हूँ, और हम कोशिश है कि हम ऐसे बहुत से टीचर से जानना चाह रहे हैं स्थिति को, और उसके हिसाब से काफ़ी चीज़ों में परिवर्तन है जिस पर हम आगे बात करेंगे। तो आपने 3 चीज़ों पर बताया, ट्रेनिंग, रिसोर्सेज़ और थर्ड वन इज़ इंटरनेट, जिनका हमें हाँ जी, सामना करना पड़ा कोविड-19 में डिजिटल एजुकेशन को कराते हुए। जी। हाँ जी। नीरज जी। सर, मैं जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, जहाँ पे हमारा विद्यालय है वो एक ग्रामीण क्षेत्र में है।
तो हमारे यहाँ जो भैया बहन आते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं। तो हमारे यहाँ भी सबसे बड़ी समस्या जो थी वो इंटरनेट की थी। इंटरनेट की वजह से क्या हो रहा था कि हम लोग क्लासेस नहीं ले पा रहे थे ऑनलाइन। जैसे कि मैम ने बताया, गूगल मीट पे, जूम ऐप पे हमने कोशिश की, पर उस पर कनेक्टिविटी सभी भैया बहनों से नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से हम क्लास नहीं दे पाए। दूसरा सर है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में पेरेंट्स हैं, उनके पास एक ही फोन है, एक ही फोन के थ्रू वो कनेक्ट हो पा रहे थे। यानी कि पेरेंट्स में किसी एक के पास है, या तो माता पिता के पास फोन है, उसी फोन से हमें बच्चों को शिक्षा देनी है। और एक एक उसके पेरेंट्स में एक दो दो तीन बच्चों को क्लासेस देनी है। तो उसकी भी हमें समस्या हो रही थी कि इतनी देर के लिए पेरेंट्स अपना फोन घर पे नहीं छोड़ सकता था, जो उसके कहा जाए कि उसका इंस्ट्रूमेंट्स की कमी हो गई। तो जी ये दो सबसे अधिक समस्याएं हमें दिखी। और अगर जो जिनके पास पेरेंट्स के पास फोन भी थे, तो वो कनेक्ट करने में किस तरह से जूम ऐप पे करने वो होंगे, या गूगल मीट पे कनेक्ट होंगे, उन चीजों पे भी उन्हें प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो ये समस्याएं हमने जो है फेस की हैं सबसे ज्यादा। जी, समझ गया। तो अगर समराइज किया जाए तो कुल मिला के यही प्रॉब्लम है कि ट्रेनिंग की अधिकता हो अभिभावकों में, जिससे डिजिटल एजुकेशन में जिन भी प्लेटफॉर्म्स का हम उपयोग कर रहे हैं उसकी उनको नॉलेज हो, जिससे उपयोग कर पाए, और उसके लिए ट्रेनिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। दूसरा रिसोर्सेज की बताया कि डिफरेंट काइंड ऑफ फैमिली से बच्चे आते हैं, तो रिसोर्सेज का एक इशू है। और तीसरा इंटरनेट। जी, इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी में ही, कि पृथ्वी कुल जिसमें एक एप्लीकेशन बनाने की कोशिश है कि डिजिटलाइजेशन बढ़े, इंक्रीज हो, उस ओर अब हम बहुत तेजी से कोशिश है कि जो नया सेशन आ रहा है आपका मार्च 2021 से 22, उसमें पूरी एप्लीकेशन में एक बड़ी टीम लगी हुई है वर्तमान में भी, और एक बहुत समग्र परिवर्तन राष्ट्रीय शिक्षा 2020 को देखकर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देखकर परिवर्तन हो रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि उसमें और कौन-कौन से फीचर्स ऐड हों जो बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, कुल मिला के विद्यालय के लिए डिजिटल शिक्षा में बढ़ने की तरफ कारगर हों? सुहानी जी। सर अगर विद्या भारती ऐप की बात करते हैं हम, जी, जो हमारा विद्या भारती ऐप है, काफी मतलब बहुत ही अच्छा है, जो सारे लोग इसमें जुड़ जाते हैं। हम जी, अपने स्कूल के सिवा हम अदर स्कूल की भी जो एक्टिविटीज होती हैं, स्कूल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमको उसके बारे में पता लग जाता है सबके बारे में। एडिशनल सर मैं इतना बोलूंगी कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसमें कहीं ना कहीं प्री प्राइमरी को काफी फोकस किया गया है। तो इसमें कुछ ऐसा ऐड होना चाहिए जो प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए भी हो, क्योंकि पेरेंट्स भी तभी इच्छुक होगा कि जब उसको लगेगा कि हाँ भी हमारे बच्चे के लिए इसमें कुछ हमको बेनिफिशियल दिख रहा है, कि हमारे बच्चों की कोई डिफरेंट एक्टिविटीज हो, कुछ भी चीज हो, मतलब बच्चों के लेवल के लिए, छोटे बच्चों के लेवल के लिए भी इसमें कुछ ऐसा ऐड होना चाहिए जिससे बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो, इंटरेस्ट ले उसमें। ये नहीं कि हमारे बोलने पे उन्होंने इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें, पर खुद इंटरेस्ट ले उसमें। तो इंटरेस्ट वो तभी लेंगे जब उनको लगेगा कि हमारे बच्चे के लिए भी कुछ है। नेक्स्ट वर्ष में मैं बोलूंगी, एक जो व्यवसायिक शिक्षा पे जोर दिया गया है, तो जो आगे जो ऐप के साथ मतलब कुछ ऐसा ऐड होना चाहिए इसमें कि बच्चे के लिए आगे के लिए इन फ्यूचर उसको क्या करना है, जो एजुकेशन वो अभी ले रहा है उसके साथ एक चाहे उसको कोर्स दिए जाए, चाहे उसको ऐसी क्लासेस उसमें दी जाए कि उसको आगे क्लियर हो। कुछ बच्चे बहुत शाई टाइप के होते हैं, टीचर से भी शर्माते हैं, पेरेंट्स से भी शर्माते हैं कुछ पूछने के लिए कि उसको आगे फ्यूचर में उसको क्या लाइन पकड़नी है, उसको उस लाइन पे क्या करना है। तो जो ये व्यावसायिक शिक्षा पे जोर दिया गया है, तो इसको लेके एक ऐसी क्लासेस या एक कुछ भी ऑनलाइन क्लासेस इसमें होनी चाहिए कि बच्चा कहीं पूछने ना जाए, उसको यहीं पे अपना पॉइंट क्लियर हो जाए कि मैं 12th में मैंने ये ट्रेड ले रखा है, तो आगे जाके मैं मेरे को एक क्लास अगर उसको मिल जाती है सही से, तो मैं उसको आगे फॉलो इसको कंटिन्यू करूंगा। तो सर ये जी, चीज मैं बोलना चाहूंगी कि एक इसको ऐड होना चाहिए इनको। जी, धन्यवाद। नीरज जी, क्या बदलाव किए जाएँ? क्या चाहते हैं आप, और क्या एडिशन हो उसमें? सर जैसे कि मैम ने बोला, एक तो यही है कि भी सभी भैया बहनों के लिए उसमें कंटेंट्स होने चाहिए।
ताकि छोटे पेरेंट्स जो हैं वो ये भी देखें कि मेरे छोटे भैया बहन अगर वो जो LKG UKG में पढ़ते हैं तो उनके लिए भी उसमें कुछ कंटेंट्स हैं, उससे भी उन्हें उस ऐप में उन्हें कुछ सीखने को मिल रहा है उससे भी। और दूसरा यही है कि जैसे हमारे कुछ सेमिनार्स होने चाहिए जो हमारी व्यवसायिक शिक्षा के संबंध में हों, ताकि अगर वो किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है कि भाई मुझे किस ओर जाना चाहिए क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग जो उनके एक्सपर्ट्स होते हैं उसके थ्रू उन्हें ये गाइडेंस मिले कि वो किसी से पूछना है, उन्हें गाइडेंस मिले कि भाई ठीक है इस अगर आप इससे में जाना है तो इस क्षेत्र में उन्नति के क्या क्या वो हैं, क्या क्या चांसेस हैं हमारे पास उन्नति के। तो ये अगर वो शिक्षा में इन्हें उसमें मिलेगा हमारे ऐप में, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसका जो अभी कंटेंट न्यूली चल रहा है कि भी हम अलग अलग विद्यालयों से अपनी विद्या भारती के जितने भी विद्यालय से सबसे कनेक्ट रहते हैं, तो उनकी जो हमें एक्टिविटीज हैं वो तो हमें मिलती हैं, पर ये दो चीजें अगर और ऐड हो जाए तो वो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। जी जी, आप दोनों के सभी बिंदु नोट किए गए हैं और उसकी एक टेक्स्ट फाइल आप लोगों को भी मिल जाएगी। और जो आपने बदलाव बताए हैं इन पर निश्चित ही कुछ पर कोशिश चल रही है, जैसे लाइव क्लासेस नेक्स्ट उसमें मॉड्यूल आने वाला है। बहुत सारे स्किल कोर्सेज ऑलरेडी आपको उसमें दिखेंगे जो आपने व्यवसायिक शिक्षा का नाम लिया है। और ऐसे बहुत से परिवर्तन इस बार आप लोगों को एप्लीकेशन में बिफोर मार्च मिल जाएंगे। तो आप दोनों लोगों ने इन प्रश्नों के ऊपर अपने एक्सपीरियंस को साझा किया और बताया कि किन चीजों में एडिशन होना चाहिए और कोविड के दौरान टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए किन चीजों में आपको दिक्कतें आई। आप दोनों लोगों ने पुनः अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद।